Hello, my dear students. So I welcome once again to the new video lecture of the ऑक्सीजन फैमिली. सो स्टूडेंट, हम लोगों ने कल ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट किया और इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे फिजिकल स्टेट, एटॉमिसिटी, डेंसिटी, एलोट्रॉप्स, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये जो लास्ट में जो चार मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस किया, दैट इज एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ये चार जो टर्म्स मैंने आपके सामने अभी रखा, ये चारों फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए, चाल्कोजेन के लिए, ग्रुप 16 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं आता हूं स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पे. तो सबसे पहली बात, इन सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. और केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है? क्योंकि इनके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में भी स्टूडेंट आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के वैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, सेलेनियम के वैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, टेल्यूरियम के वैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है और पोलोनियम के वैलेंस सेल में भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो सिंस सभी के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपका सेम है. अब केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करने से पहले हमें एक टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत अच्छे से समझना होगा. इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पॉइंट को समझना जरूरी है. इस वर्ड का मैंने आपको, इस टर्म का मतलब मैंने आपको इसके पहले वाले फैमिली नाइट्रोजन फैमिली में बताया था. इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, गेन करके, शेयर करके एलिमेंट अपना स्टेबिलिटी को बढ़ा लेता है. इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं. तो ले देके जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा टर्म आपके सामने आज के बाद कभी भी आएगा तो आप समझेंगे एलिमेंट अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होगा. इसी को एक साथ हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं. चलिए, सबसे पहले मैं ऑक्सीजन से स्टार्ट करता हूं. या अगर आप सभी का कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट, तो ये ग्रुप 6 का मेंबर है. मतलब इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इनमें से किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं है. तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. चाहने का मतलब होता है गेन करना होगा. 6 से 8 तक जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. और जब कभी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो जो चार्ज डेवलप होता है किसी भी एटम के ऊपर, वो है नेगेटिव चार्ज. तो हम लोग पहला पॉइंट ये सीखे कि सिंस चाल्कोजेन में या सिंस ग्रुप 16 के मेंबर्स के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है. और यही वजह है कि इनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो सभी के द्वारा शो किया जाता है वो है आपका -2. मैं यहां लिख रहा हूं, वो है आपका -2. -2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 16 मेंबर. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा. देखिए, गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ये नेचर नॉन मेटल का होता है. जिसमें नॉन मेटालिक नेचर होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, लेकिन जिसमें मेटालिक नेचर होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि मेटल नेचर वाइज इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. उनका स्वभाव इलेक्ट्रॉन को लूज करने का होता है. और आप जानते हैं इस ग्रुप में जो नीचे रखा हुआ एलिमेंट पोलोनियम है, वो नेचर वाइज मेटल है. वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बजाय वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा पसंद करता है. इसीलिए पोलोनियम का ड्यू टू इट्स मेटालिक नेचर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी बहुत कम होता है. ये था हमारा आज का दूसरा पॉइंट. अब आते हैं स्टूडेंट तीसरे पॉइंट पर. क्या ऑक्सीजन सिर्फ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? नहीं माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन जो है वो -2 के अलावा -1 भी शो करता है, -1/2 मतलब -12 भी शो करता है, इवन कि 0 भी शो करता है, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है. इस फ्लो चार्ट जो आपके सामने बना हुआ है, ये फ्लो चार्ट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीजन जो इस ग्रुप 16 का फर्स्ट मेंबर है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्लूडिंग जीरो भी शो करता है। बात आया कब क्या शो करेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब कभी भी ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्साइड कब बनाएगा माय डियर स्टूडेंट, जब वो मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो वो ऑक्साइड ही बनाता है, या फिर हम कहते हैं कि नॉन मेटल के साथ भी जुड़ता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। अगर आप बात करेंगे तो Na2O सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, बहुत सारे एग्जांपल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कभी भी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड बनाता है तो वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन जब कभी भी ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बनाता है, एग्जाम्पल के फॉर्म में H2O2, जब कभी भी ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बनाता है तो वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एग्जाम्पल आपको पर ऑक्साइड का कुछ याद रखना पड़ेगा। जब कभी भी ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड बनाता है, और ये सुपर ऑक्साइड सिर्फ 3 एलिमेंट के साथ बनाता है, फर्स्ट ग्रुप में रहने वाला पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, मतलब जब कभी ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड बनाता है तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होता है, दैट इज KO2 पोटासियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, और ये हो गया आपका सीजियम सुपर ऑक्साइड। स्टूडेंट, तो ये सब बात आपको दिमाग में रखना होगा। अब बात आया जीरो। जब कभी भी ऑक्सीजन एटम अपने जैसे के साथ कंबाइन करता है, जब कभी भी ऑक्सीजन एटम अपने जैसे के साथ कंबाइन करता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो उसमें ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि अपने जैसे एटम के साथ ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना तो वो गेन करता है। तो कहने का मतलब अगर वो होमो एटॉमिक फॉर्म में है, या सिर्फ अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, एक ही है, अकेला है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा आपका जीरो। और अब आता है स्टूडेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको यह बात पता है कि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सिर्फ फ्लोरीन है, इसीलिए ऑक्सीजन जब कभी फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा वो तभी मतलब कौन, ऑक्सीजन तभी अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कहने का मतलब जब कभी ऑक्सीजन का सामना फ्लोरीन से हो जाता है, या फिर जब कभी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। Why? Because of the highly electronegative nature of fluorine। तो फ्लोरीन के साथ सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ जुड़ने पर ही ऑक्सीजन जो है वो अपना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एग्जांपल ध्यान से देखेंगे आप, O2F2 जिसका नाम है डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। आप इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसको x मान लें तो ये हो गया 2x, है ना, 2x, और इसका होता है -1, तो -1 इंटू 2 क्या हो गया, -2। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0। आप x बराबर सॉल्व करेंगे तो +1 ही आएगा। तो डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड में ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो काम की बात आपको क्या क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन -2 के अलावा कुछ और वेरिएबल वैल्यूज -1, -1/2, 0, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा, जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू कब शो करेगा, जब वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, अकेला रहेगा या अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तभी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। उसके बाद नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करता है, जब वो ऑक्साइड बनाता है मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ जुड़ के, मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ जुड़ के। -1 कब शो करेगा, जब वो परऑक्साइड बनाएगा, नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड कब शो करेगा, जब वो पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम के साथ जुड़ेगा, तब वो सुपर ऑक्साइड शो करते हुए -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने ऑक्सीजन का डिस्कस कर दिया।
अब सल्फर से लेकर पोलोनियम तक का आज तक तीसरा पॉइंट था ये। मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशनल स्टेट -2, लेकिन सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, -2 शो करने का टेंडेंसी सबसे कम पोलोनियम का होता है, क्योंकि पोलोनियम नेचर वाइज मेटालिक होता है। थर्ड पॉइंट मैंने ये फ्लो चार्ट को समझाया। अब मैं फोर्थ पॉइंट समझाने जा रहा हूं सल्फर को रेफरेंस लेकर। अब मैं सल्फर का जैसा ऑक्सीडेशनल स्टेट बताऊंगा वैसा ही बाकी सबका भी है, तो सल्फर को समझे बाकी सबको समझ जाएंगे। और इसमें फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट क्या है, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। हाँ तो जी आइए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, वरना इसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाएगा, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये मैं क्या बनाया हूं, ये ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का देखिए यहां लिखा हुआ है इसके ऊपर 2s और यहां लिखा हुआ है 2p। इसका मतलब है ऑक्सीजन के सेकेंड सेल के s सबसेल के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के सेकेंड सेल के p सबसेल के ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां वाला बात पहले समझ लो, मैंने क्या बनाया पहले समझ लो। और सल्फर का बात, ये सल्फर का बना हुआ है, ठीक है, सल्फर के सामने है। सल्फर के थर्ड सेल के s सबसेल के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर के थर्ड सेल के p सबसेल के ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखिए ध्यान से, सल्फर का जो p सबसेल का ऑर्बिटल दिख रहा है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहेगा और 6 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन बदलना चाहेगा। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इस तरीके से सल्फर भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए Na2S, सल्फर क्या किया, मेटल के साथ जुड़ा, मेटल ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज किया सल्फर उस दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लिया और इस तरीके से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको सल्फर लूज कर दे। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सल्फर यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करेगा, जब ये किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा। जैसे मान लो सल्फर क्या किया, फ्लोरीन के साथ जुड़ गया। सल्फर जो है वो 2 फ्लोरीन एटम के साथ जुड़ गया, तो फ्लोरीन सल्फर के तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन, किसका, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ये सल्फर के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया और इस कंडीशन में सल्फर को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा और सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। तो यहां से 2 बात अभी तक निकल के आया है कि सल्फर -2 के अलावा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और जैसा जैसा सल्फर वैसा वैसा सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम होगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट क्या होगा, अब ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p थर्ड सेल के p सबसेल के ऑर्बिटल में जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, और सल्फर क्या करेगा, उसको अनपेयर्ड करना चाहेगा। अनपेयर्ड करने के लिए क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करके आगे वाले 3d ऑर्बिटल में मूव करवा देगा। तो इस कंडीशन में जैसे ही, तो ये था पहले ग्राउंड स्टेट, अब एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल एनर्जी में प्रमोट कर देना। मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल तक प्रमोट कर देना, भेज देना, इसी को कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसको, यहां से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर यहां से हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि अब सल्फर के पास +4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए इस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी शो कर सकता है। कब, जब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्लोरीन के साथ जुड़ गया, जब ये 4 फ्लोरीन एटम के साथ जुड़ गया, 4 फ्लोरीन एटम के साथ जुड़ गया, तो इस कंडीशन में इसको अपना चारों इलेक्ट्रॉन लूज करवाना पड़ा और उस कंडीशन में सल्फर जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया। ये भी हो सकता है कि थर्ड सेल
थर्ड सेल के एस सब सेल के ऑर्बिटल के जो दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको भी, वहां के इलेक्ट्रॉन को भी प्रमोट करके आगे हाइयर एनर्जी वाले ऑर्बिटल तक भेज सकता है। तो सल्फर क्या किया स्टूडेंट, फिर अब ये थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया 3D वाले में। तो अब यहां से ये अनपेयर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहां से यहां चला आया। और अब आप देख सकते हैं सल्फर के पास टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस तरीके से सल्फर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। एग्जांपल के तौर पर SF6 नाम का मॉलिक्यूल, सल्फर हेक्साफ्लोराइड नाम का मॉलिक्यूल जब बनाएगा तो सल्फर वहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो कहने का मतलब सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम -2 के अलावा +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। +4 और +6 कब शो करता है? बाई प्रमोटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s या 3p टू 3d ऑर्बिटल्स। अब सुनिए बात को, ऑक्सीजन भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, लेकिन कौन सा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू शो कर रहा था? +1 और +2, और वो भी किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। तो यहां भी तो सल्फर भी तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, लेकिन सल्फर की तरह ऑक्सीजन भी +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल सा रीजन है माय डियर फ्रेंड कि इस ऑक्सीजन के पास 2d ऑर्बिटल नहीं होता है। ऑक्सीजन के पास 2d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं हो पाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो पाता है, और इसीलिए उस कंडीशन में ऑक्सीजन अपने बाकी ग्रुप के मेंबर की तरह हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। मैं फिर से दोहरा देता हूं इस पॉइंट को, कंक्लूसिव बात बता देता हूं, वो आपको ध्यान से समझना होगा। मैंने पहला पॉइंट क्या बोला कि इस ग्रुप का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। अब बात है ऑक्सीजन का, ठीक है। -2 में पहले एक पॉइंट और, पोलोनियम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत रेयरली शो करता है बिकॉज ऑफ इट्स मेटालिक नेचर। पॉइंट नंबर 3 क्या था? -2 के अलावा ऑक्सीजन -1, -1/2, 0, +1 और +2 शो करता है। उसके अलावा 4th पॉइंट आया कि सल्फर -2 के अलावा, सल्फर या उसके ग्रुप के बाकी मेंबर -2 के अलावा +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम की तरह कभी भी ऑक्सीजन +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल्स इन द ऑक्सीजन मेंबर, इन द ऑक्सीजन। इसीलिए 2d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण से इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं, इलेक्ट्रॉन का अनपेयरिंग नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी भी नहीं, इसीलिए ऑक्सीजन कभी भी +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। और अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट का लास्ट पॉइंट देखो स्टूडेंट, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, सल्फर से पोलोनियम तक जाएंगे, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी घटते चला जाएगा। अच्छा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा? जब वो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और 6 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा? वैलेंस सेल में, क्योंकि वैलेंस सेल में ही तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वैलेंस सेल के सारे इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर देता है तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक प्रोसेस, एक फेनोमेनन नाइट्रोजन फैमिली में डिस्कस किया था, और उस इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि S सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मैं इसको अगर पूरा जोड़ के बोलूं तो F ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन S सबसेल के इलेक्ट्रॉन को पुअर रिपल्सन करता है, जिसके कारण से S सबसेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए S सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं होता है, और इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट वैल्यू का नहीं दिखता है। जैसे देखिए आप पोलोनियम में सबसे अंदर में आपको क्या दिख रहा है? 4f। अब ये F सबसेल में रहने वाला F और 5d दिख रहा है। 4f और 5d में रहने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इस 6s में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को
पुअरली रिपेल करेंगे। अब F और D के द्वारा पुअरली रिपल्सन के कारण से क्या होगा, S में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को पोलोनियम का न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रख लेगा। इस कारण से S के इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल नहीं रहे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो सिर्फ बच गया 6p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन। 6p में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो पोलोनियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रेयरली शो करता है और मोस्ट कॉमनली जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो कहने का मतलब जब हम सल्फर से पोलोनियम तक जाएंगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी घटते चला जाता है, लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी बढ़ते चला जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मैं कंक्लूसिव पूरा बात बता देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लूज करके, गेन करके, शेयर करके अपने स्टेबिलिटी को बढ़ा लेना, इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। 16th ग्रुप का या 6th ए ग्रुप का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। -2 होता है। पोलोनियम रेयरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू इट्स मेटालिक नेचर। सेकंड पॉइंट, -2 के अलावा ऑक्सीजन -1, 0, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। लेकिन ध्यान रहे ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन के साथ शो करेगा। ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 ही वैल्यू शो करेगा, एक +1 और एक +2। बाकी ग्रुप मेंबर की तरह ऑक्सीजन कभी भी +4 और +6 नहीं शो करता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द 2d ऑर्बिटल। बात रहा सल्फर से लेकर पोलोनियम तक का, तो सल्फर से लेकर पोलोनियम तक के जो भी मेंबर्स हैं वो -2 के अलावा +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे +6 शो करने का, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी घटते जाता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का टेंडेंसी बढ़ते जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और लास्ट में कंक्लूसिव बात, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 6th ए ग्रुप मेंबर या चाल्कोजेन या 16 ग्रुप मेंबर इज -2। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का जितना भी पॉइंट्स था वो मैंने सब आपको डिस्कस कर दिया। अब मैं आता हूं रिएक्शन वाले प्रोसेस में, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और रिएक्शन विद हैलोजन। तो आज ये 3 प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं सर, और जो यह टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है और ये देखा गया स्टूडेंट कि हर साल रिपीट होते रहता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन से। तो देखिए क्या हुआ, इस ग्रुप में रहने वाला मतलब 6th ए या 16th ग्रुप में रहने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इन सभी कॉमन एलिमेंट का सिंबल मैं ई मान लेता हूं। और किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब 16th ग्रुप या 6th ए ग्रुप का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है। तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने लगा है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और आप हाइड्रोजन के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वह एक ही इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन लूज कर सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही हो सकता है। अगर आप इस चार्ज को क्रॉस करेंगे तो आपको जो फॉर्मूला बन के आएगा वो बनेगा EH2। जब मैं 2 को क्रॉस करके राइट में लेके आ गया और 1 को क्रॉस करके जब मैं लेफ्ट में लेके आ गया तो फॉर्मूला बना EH2, या इसी को आप H2E कह सकते हैं। तो यहां से पहला पॉइंट निकल के आया कि ऑल द एलिमेंट ऑफ 6th ए ग्रुप या ऑल द एलिमेंट ऑफ 16th ग्रुप रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। मतलब यहां हाइड्रोजन का नाम आपको हाइड्राइड लेना है, टू फॉर्म हाइड्राइड हैविंग द जनरल फॉर्मूला EH2 और H2E। तो स्टूडेंट मैं यहां पर E की जगह पर इस ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट को रख रहा हूं। ऑक्सीजन को रखूंगा तो H2O, सल्फर को रखूंगा तो H2S, सेलेनियम को रखूंगा H2Se, और अगर टेल्यूरियम को रखूंगा तो H2Te, पोलोनियम को रखूंगा तो H2PO। अब सबसे पहले इसका नाम जान लो, ये दोनों का नाम तुम जानते हो, आई नो दैट। इसका नाम क्या है, वाटर। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन अब नाम बदलेगा, ध्यान से, सेलेनियम हाइड्राइड, टेल्यूरियम हाइड्राइड, पोलोनियम हाइड्राइड हो गया। अब देखो स्टूडेंट, इन्हीं कॉमन का या EH2 का कुछ इंट्रोडक्टिव पॉइंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं।
पहले पूछा गया कि भाई जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो मॉलिक्यूल बनाया उसमें बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है, वही जो नंबर आपको नीचे लिखा हुआ दिखता है एज द सबस्क्रिप्ट, तो बॉन्ड पेयर हमको यहां पर 2 दिख रहा है। अब आप कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, 6th ग्रुप पढ़ रहे हैं। इसको 6th ग्रुप में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2, तो बचा कितना, 4 का पेयरिंग करोगे तो कितना पेयर आएगा, 2। इसका मतलब लोन पेयर कितना हो गया, लोन पेयर भी हो गया 2। मैंने लोन पेयर कैलकुलेट करने का आपको ट्रिक भी सिखा दिया, बहुत इजी वे में आप बिना पेन उठाए, बिना कोई कैलकुलेशन किए आप लोन पेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लोन पेयर हो गया 2। अब बात है स्टूडेंट हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो बॉन्ड पेयर को लोन पेयर के साथ ऐड कर दो और जितना वैल्यू आ रहा है उतना ही ऑर्बिटल ले लो। तो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2, टोटल पेयर कितना हो गया 4, तो आपको 4 ऑर्बिटल भी चाहिए। पहले किसके पास जाओगे, एस के पास, फिर किसके पास जाओगे, पी के पास। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका sp3। अब बात आया sp3 का शेप क्या होता है, सर बहुत इजी है सर, टेट्राहेड्रल। नो माय डियर स्टूडेंट, यहां टेट्राहेड्रल नहीं होगा, याद करो मैंने पहले भी लिखवाया था, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर अगर 2 रहेगा तो शेप जो होगा वो होगा एंगुलर, वी शेप या बेंड। अब यहां से स्टूडेंट कंफ्यूजन होना शुरू हुआ, यहां से आप लोग कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, सर हम लोग को तो सर पहले पढ़ाया गया था कि सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो शेप टेट्राहेड्रल होगा, बट आप बता रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप बेंट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट ये शेप बदला क्यों, बिकॉज ऑफ द रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर, क्योंकि 2 लोन पेयर है ना, तो रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एज वेल एज द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो इस रिपल्सन के कारण से मॉलिक्यूल का शेप बदल गया या डिस्टॉर्ट हो गया। अब स्ट्रक्चर, तो बेंट, एंगुलर या वी शेप तो आपको बनाने आता ही होगा। सेंट्रल एलिमेंट कौन है, ई, तो ई मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे वी आकार जैसा बनाना है, तो वी के लिए आप जानते हैं स्टूडेंट हमें 2 लाइन का जरूरत पड़ता है, तो एक बॉन्ड को मैं लेफ्ट में ले लिया, एक बॉन्ड को मैं राइट में ले लिया और इस दोनों के साथ मैं टर्मिनल एलिमेंट हाइड्रोजन को जोड़ दिया। तो बॉन्ड पेयर तो मुझे साफ साफ 2 दिखने लगा। अब मुझे क्या करना है, लोन पेयर को दिखाना है और लोन पेयर को मुझे इस तरीके से रखना है ताकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में या फिर खुद लोन पेयर के बीच में रिपल्सन कम रहे। और रिपल्सन को कम करने के लिए मुझे उसके बीच के डिस्टेंस को ज्यादा रखना होगा, मतलब एंगल को ज्यादा रखना होगा। तो 180 डिग्री एंगल पर रख दिए, बिल्कुल उल्टा ले जाकर रख दिए। तो एक लोन पेयर ये मैंने कुछ ऐसा दिखाया और एक लोन पेयर मैंने कुछ ऐसा दिखाया। तो उम्मीद करता हूं कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन का कैसे रिएक्शन हुआ, कैसे फॉर्मूला बना, क्या नाम है और उन सभी का इंट्रोडक्टिव पार्ट क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे हो सर एग्जाम में यही पूछता है क्या, नहीं ये तो पूछता ही है, लेकिन अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, अब वो आप ध्यान से देखेंगे। आइए स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था हीट, और स्टेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जनरली होता क्या है, जब हम लोग किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड को हीट के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो कंपाउंड डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है ना, वो टूटना शुरू हो जाता है। अब कहता है कि हीट देने के बाद भी सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन सल्फर के बीच में, हाइड्रोजन सेलेनियम के बीच में, हाइड्रोजन टेल्यूरियम के बीच में और हाइड्रोजन पोलोनियम के बीच में। मतलब स्टूडेंट हमसे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जानना चाहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसके बीच में है। तो फिर वही बात आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा वहीं पर होगा जहां पर बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अब बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अब बॉन्ड स्ट्रांग कहां होगा, जब बॉन्ड स्ट्रांग वहीं पर होगा जहां पर दोनों एटम के बीच का साइज डिफरेंस कम होगा। साइज डिफरेंस कम होगा, साइज डिफरेंस कम होने से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा या फिर बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगा, बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा और बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा तो हम लोग कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर ज्यादा है। इस पॉइंट को यहां ना लिख के मैं सबसे पहले ऊपर लिख देता हूं स्टूडेंट, ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए हमसे पूछा गया कि थर्मल स्टेबिलिटी इन सभी का सबसे ज्यादा किसमें है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टेबिलिटी का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है, मतलब पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, जिस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगा,
हम कहेंगे कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा मतलब स्टूडेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो हम लोग कहते हैं कि बॉन्ड वहां पर स्ट्रांग है, या फिर हम लोग कहेंगे कि उसका वहां पर स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी ज्यादा है। और स्टेबिलिटी ज्यादा कहां होगा? जहां साइज डिफरेंस कम होगा। अब देखो इसमें से कॉमन एलिमेंट कौन है जो सभी में मौजूद है? हाइड्रोजन। तो देखो मैंने हाइड्रोजन यहां पर बना दिया, मैं डायग्राम समझाने का कोशिश कर रहा हूं। हाइड्रोजन अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है तो हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा होगा, इसीलिए मैंने बना दिया। तो हाइड्रोजन छोटा साइज का एटम है, तो छोटे साइज का एटम किसके साथ जुड़ना चाहेगा? छोटे साइज के एटम के साथ ही जुड़ना चाहेगा। छोटे साइज का कैटायन छोटे साइज के अनायन के साथ ही जुड़ना चाहता है। बड़े साइज का कैटायन बड़े साइज के अनायन के साथ ही जुड़ना चाहता है। जब एटम के बीच में, एक मॉलिक्यूल में एटम के बीच में साइज डिफरेंस बहुत कम होता है तो वहां पर बॉन्ड स्ट्रांग बनता है और स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो इन सभी में जो कॉमन एलिमेंट है हाइड्रोजन है, जिसका साइज बहुत छोटा है। तो ये छोटे साइज का हाइड्रोजन छोटे साइज के एलिमेंट के साथ ही जुड़ना चाहेगा। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम में से सबसे छोटा साइज ऑक्सीजन का है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू भी ज्यादा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। अब देखिए स्टूडेंट यहां ध्यान से, इसी बात को मैं डायग्राम से मैं दिखा रहा हूं। यहां मैंने हाइड्रोजन को बना दिया क्योंकि हाइड्रोजन सभी के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन, ये एलिमेंट को दिखा रहा हूं मैं। ऑक्सीजन से नीचे गए तो सल्फर, थोड़ा साइज बढ़ गया। सल्फर से नीचे गए तो सेलेनियम, साइज और बढ़ गया। सेलेनियम से नीचे गए तो टेल्यूरियम, साइज और बढ़ गया। टेल्यूरियम से नीचे गए तो पोलोनियम, साइज और बढ़ गया। आप क्या दिख रहे हैं कि हाइड्रोजन और पोलोनियम के बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। साइज डिफरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड वीक बना है, और बॉन्ड वीक बना है तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा और इसलिए स्टेबिलिटी भी कम होगा। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखिए साइज डिफरेंस बहुत ही कम है, दोनों का साइज लगभग सेम ही दिख रहा है। साइज डिफरेंस कम है मतलब वहां पर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिस कारण से बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग बना है। और अगर बॉन्ड स्ट्रांग बना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस बॉन्ड को तोड़ने में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा लगेगा और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? आप देख लेना कि कॉमन कौन है। कॉमन हाइड्रोजन अगर दिख रहा है, मान लो अगर कॉमन हाइड्रोजन दिख रहा है तो पहले उसका साइज पता कर लेना। अगर उसका साइज छोटा है तो वो उसी एलिमेंट के साथ जुड़ना पसंद करेगा जिसका साइज सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर कोई रीजन पूछे कि थर्मल स्टेबिलिटी का रीजन क्या है तो आप एक वर्ड में आंसर देना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता करना है तो आप पता करना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा कहां पर है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है मतलब बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाला एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, तो समझ जाना कि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वहां बॉन्ड स्ट्रांग बना होगा या फिर उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल है आपका वाटर मॉलिक्यूल, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद सेलेनियम हाइड्राइड, उसके बाद टेल्यूरियम हाइड्राइड, और सबसे कम स्टेबल है आपका पोलोनियम हाइड्राइड। क्यों? ड्यू टू लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन पोलोनियम एंड हाइड्रोजन। इससे एक इतना बड़ा लंबा लाइन की जगह में एक वर्ड में बोलना, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम, इसीलिए यहां पर आपका थर्मल स्टेबिलिटी भी कम। यहां बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब सबसे जल्दी ये टूटेगा और टूटने में समय सबसे ज्यादा इसमें लगेगा क्योंकि इसी का स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट थर्मल स्टेबिलिटी आप समझ गए होंगे, और थर्मल स्टेबिलिटी से ही जुड़ा हुआ बाकी सारा पॉइंट्स है इसे आप समझेंगे। अगर मैं सेकंड में डिस्कस करूं तो डिस्कस करूंगा मैं रिड्यूसिंग नेचर। आप ध्यान से देखेंगे, रिड्यूसिंग नेचर मतलब दूसरे को हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी। रिड्यूसिंग नेचर कहने का मतलब है दूसरे को रिड्यूस करने का टेंडेंसी, और दूसरे को रिड्यूस करने का टेंडेंसी का मतलब है दूसरे को हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी। तो दूसरे को हाइड्रोजन, इनमें से दूसरे को हाइड्रोजन कौन देना चाहेगा? जिसका हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, और सबसे पहले हाइड्रोजन वाला बॉन्ड किसका टूटेगा? जो सबसे कम स्टेबल होगा। सिंस
इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू सबसे कम है, मतलब इसका स्टेबिलिटी सबसे कम है, मतलब पोलोनियम का हाइड्रोजन के साथ जुड़ के रहने का टेंडेंसी सबसे कम है। और सबसे कम क्यों है स्टूडेंट, मैंने बताया था क्योंकि पोलोनियम जहां बड़ा साइज का है, हाइड्रोजन वहीं छोटे साइज का है, साइज डिफरेंस ज्यादा है, इसीलिए साथ में रहने का टेंडेंसी कम है, स्टेबिलिटी कम है, अलग हो जाने का टेंडेंसी ज्यादा है, हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी, लूज करने का टेंडेंसी, रिलीज करने का टेंडेंसी ज्यादा है। और दूसरे को अगर हाइड्रोजन जल्दी देगा, इसका मतलब दूसरे को बहुत इजीली रिड्यूस कर रहा है। तो सिंस इसका स्टेबिलिटी कम है, हाइड्रोजन देने का टेंडेंसी ज्यादा हो जाता है और इसीलिए इसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर है। लेकिन इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ के रहने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटने का टेंडेंसी कम, हाइड्रोजन को फ्री करने का टेंडेंसी कम। इसका मतलब हाइड्रोजन को दूसरे को देने का टेंडेंसी, दूसरे को रिड्यूस करने का टेंडेंसी कम। तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, इसीलिए रिड्यूसिंग नेचर कम। थर्मल स्टेबिलिटी कम, इसीलिए रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा। तो रिड्यूसिंग नेचर का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोलोनियम हाइड्राइड का, उससे कम होगा टेल्यूरियम हाइड्राइड का, उससे कम होगा सेलेनियम हाइड्राइड का, उससे कम होगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का, और सबसे कम होगा स्टूडेंट आपका वाटर का, ड्यू टू इट्स हायर स्टेबिलिटी। इसी से मिलता जुलता पॉइंट है आपका एसिडिक नेचर। और आप जानते हैं स्टूडेंट, एसिडिक का डेफिनेशन जो आर्हेनियस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था कि एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ को रिलीज करेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। सभी के पास हाइड्रोजन है, सभी के पास H+ आयन रिलीज करने का टेंडेंसी है, इसका मतलब सभी कोई एसिडिक नेचर के हैं। अगर एसिडिक नेचर के हैं तो इसका मतलब है कि इनमें एसिडिक नेचर का कंपैरिजन किया जा सकता है। तो जो जितना जल्दी H+ को रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और H+ को जल्दी रिलीज कौन करेगा? जिसका हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्ड बना होगा। और हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्ड किसका बना होगा? जिसमें साइज डिफरेंस ज्यादा होगा। तो पोलोनियम ग्रुप में सबसे नीचे है, हाइड्रोजन अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है। इसका मतलब हाइड्रोजन और पोलोनियम के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा है, उनके बीच बनने वाला बॉन्ड वीक होगा, मतलब हाइड्रोजन को रिलीज करने का, हाइड्रोजन को लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, और इसीलिए इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। तो यही आपका ट्रेंड निकल के आ जाएगा कि पोलोनियम हाइड्राइड का थर्मल स्टेबिलिटी कम है, H+ देने का टेंडेंसी ज्यादा है, और इसीलिए एसिडिक नेचर इसका ज्यादा है। उसके बाद एसिडिक नेचर किसका है? टेल्यूरियम हाइड्राइड का। उसके बाद एसिडिक नेचर किसका है? सेलेनियम हाइड्राइड का। उसके बाद एसिडिक नेचर किसका है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। और सबसे कम एसिडिक नेचर किसका है? वाटर का है। क्यों? क्योंकि उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। और थर्मल स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों ज्यादा है? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में साइज डिफरेंस बहुत कम है। कंक्लूसिव बात, दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि साइज डिफरेंस यहां पर ज्यादा है। यहां से पहला पॉइंट है, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों है इसका? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू सबसे कम है। बॉन्ड यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका सबसे ज्यादा है। थर्मल स्टेबिलिटी कम है, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और इसीलिए इसका रिड्यूसिंग नेचर और आपका एसिडिक नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए रिड्यूसिंग और एसिडिक नेचर कम है। स्टेबिलिटी ही कम है, जल्दी H+ दे देता है, इसीलिए रिड्यूसिंग नेचर और एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन इसमें है बॉइलिंग पॉइंट का। अगर अभी समझ में नहीं आया स्टूडेंट तो वीडियो को आप रिवाइंड कीजिए, बैक में जाइए, फिर से सुनिए, और फिर अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी मैं बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग रिएक्शन विद हाइड्रोजन में ही बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कि वो टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, वो टेम्परेचर का वो वैल्यू जिसमें सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट में फिजिकल स्टेट बदल जाता है, और मैंने कल ही आपको बताया था कि फिजिकल स्टेट अगर कहीं जानना है या फिजिकल स्टेट के पीछे रीजन होता है वांडर वाल फोर्स। तो सिंस बॉइलिंग पॉइंट में फिजिकल स्टेट बदलता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करने का जो फैक्टर होता है वो है आपका वांडर वाल फोर्स।
तो बॉइलिंग पॉइंट अगर चेक करना है तो आप वांडर वाल फोर्स चेक कर लो, और वांडर वाल फोर्स अगर चेक करना है तो आप मॉलिक्यूलर वेट चेक कर लो। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसमें वांडर वाल फोर्स ज्यादा होगा। वांडर वाल फोर्स एक बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा है तो वांडर वाल फोर्स ज्यादा होगा। वांडर वाल फोर्स अगर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, स्टेट को बदलने में एनर्जी ज्यादा लगेगा, ज्यादा देर तक बॉयल करना पड़ेगा, और हम कह सकते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी ज्यादा होगा। अब समझते हैं कि किसमें बॉन्ड स्ट्रांग है। जिसमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जिसमें बॉन्ड स्ट्रांग होगा या जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसमें आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, उसको ज्यादा देर तक बॉयल करना पड़ेगा, उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखिए, अगर मैं सभी का मॉलिक्यूलर वेट चेक करने लगूं स्टूडेंट, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, और लड्डू का मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल अगर वाटर लेंगे तो उसका वेट कितना होगा 18 ग्राम। सल्फर का निकालते हैं, यहां पर निकालते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा स्टूडेंट 1, तो 1 इंटू 2 कितना, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, और सल्फर का एटॉमिक वेट मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 32, तो 32 प्लस 2 कितना हो गया 34 ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल अगर हाइड्रोजन सल्फाइड लोगे तो उसका वेट कितना निकल के आएगा 34 ग्राम। तो आप क्या देख रहे हैं कि वाटर से हाइड्रोजन सल्फाइड की तरफ आप जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते चला जा रहा है। क्यों बढ़ा? क्योंकि ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ गए तो एटॉमिक वेट बढ़ा, इसीलिए मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ा। तो इसका मतलब है कि वाटर से जैसे जैसे हम पोलोनियम हाइड्राइड तक जाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते चला जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वांडर वाल फोर्स सबसे ज्यादा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट हम लोग को सबसे आंसर क्या समझ में आया कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा पोलोनियम हाइड्राइड का, फिर किसका होगा टेल्यूरियम हाइड्राइड का, फिर किसका होगा सेलेनियम हाइड्राइड का, फिर किसका होगा हाइड्रोजन सल्फाइड का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा वाटर का होगा। ये तो यही बात है, यहां तक तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर यही समझ में आ रहा है, बट ये गलत है, ऐसा कभी मत लिख के आना। यहां वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नहीं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वाटर में वांडर वाल फोर्स के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट रहता है। आइए समझते हैं बात को। पहला आंसर समझना कि वाटर में वांडर वाल फोर्स के अलावा, मैं सेकंड क्वेश्चन पे आऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इसमें क्यों प्रेजेंट है, इनमें क्यों प्रेजेंट नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में आऊंगा। पहले बॉइलिंग पॉइंट पर फोकस करो। वाटर में वांडर वाल फोर्स के अलावा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, दो टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस कारण से वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, और इस कारण से वहां पर उस मॉलिक्यूल के स्टेट को बदलने में हमें ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा एनर्जी, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ता है। इसका मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। एक वर्ड में आंसर दो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसीलिए इसको यहां नहीं रख के स्टूडेंट आप इसको सबसे आगे रखेंगे और आंसर जरूर बता के आएंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के हाइड्राइड के साथ सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। अब आता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन पे, बॉइलिंग पॉइंट को हटाकर। यहां समझना स्टूडेंट बात को ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, बाकी सभी में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाया। समझिएगा स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन क्या बोला, मैं यहां लिख रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन क्या है समझना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मैं क्या बता रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन उसी के ग्रुप में रहने वाला सल्फर जो है, जो उसके जस्ट नीचे है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। आइए जानते हैं कि क्यों नहीं बनाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों नहीं बनाता है, आइए बात को समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। एक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एलिमेंट का ज्यादा होना चाहिए, और उसी सेंट्रल एलिमेंट का साइज भी छोटा होना चाहिए। इससे क्या होता है, सेंट्रल एलिमेंट का मैं बात कर रहा हूं, सेंट्रल एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से या साइज छोटा होने से
पोलैरिटी ज्यादा रहता है, पोलैरिटी ज्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। आइए समझते हैं इस बात को। देखिए मैंने यहां पर क्या किया स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, मैंने यहां पर वाटर मॉलिक्यूल लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल, अच्छा मैं ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं यहां पर वाटर मॉलिक्यूल लिया, इस वाटर मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे दिखा दिया, और एक और वाटर मॉलिक्यूल लिया, इस वाटर मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे दिखा दिया। यहां मैं हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहा हूं, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहा हूं, प्लीज स्टूडेंट ध्यान से समझना, हाइड्रोजन सल्फाइड मैंने लिया। अब देखो ऑक्सीजन का मैंने क्या बोला कि सेंट्रल एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, तो ऑक्सीजन और सल्फर में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है। मतलब पहला कंडीशन वाटर मॉलिक्यूल पूरा कर रहा है। दूसरा, सेंट्रल एलिमेंट का साइज छोटा होना चाहिए, तो ऑक्सीजन और सल्फर में से साइज छोटा किसका है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन यही वाटर मॉलिक्यूल पूरा कर रहा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से और साइज कम होने से आखिर इस ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से या साइज छोटा होने से इस वाटर मॉलिक्यूल में ऐसा कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर आ गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल करता है और बहुत पास में खींच के ले आता है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। यहां भी वही चीज होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी कम होता है, और पुल करने का टेंडेंसी कम है तो सल्फर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उसका मान, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगा। क्यों? ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द सल्फर एटम। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करके ले आया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज करवा लिया है, तो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा है। सिंस साइज छोटा होने से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण से इसके ऊपर डेवलप होने वाले चार्ज का मान मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, इसीलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। यही कुलाम्स लॉ में आपने सीखा होगा, चार्ज ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो साइज छोटा होने से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल कर लेता है, इसके कारण से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होता है, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है, इसीलिए उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल में हो रहा है ऑक्सीजन के द्वारा, इसीलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया और इस नेट लाइक स्ट्रक्चर बनने से मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया, और इसीलिए इसको तोड़ने में, इसके स्टेट को बदलने में हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज्यादा होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, साइज कम था, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल किया, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब पोलैरिटी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया और बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाया? ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी इन द वाटर मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड व्हाई देयर इज ग्रेटर पोलैरिटी इन द वाटर मॉलिक्यूल? ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या लेसर साइज ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन में थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग नेचर, एसिडिक नेचर, बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाया, सल्फर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों, हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाया, यह भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं केस 2 में आता हूं, दैट इज रिएक्शन विद हैलोजन में पहले डिस्कस कर लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आ रहा हूं कि 16 ग्रुप के मेंबर जो हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो 16 ग्रुप के मेंबर हैं, जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं, वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? -2, +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
ये बात तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि हैलोजन 17th ग्रुप का मेंबर है, 7th ए ग्रुप का मेंबर है, जिसके एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। और पीरियोडिक टेबल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो सब हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ज्यादा है। तो सिंस ऑक्सीजन फैमिली के तुलना में हैलोजन फैमिली के मेंबर का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसीलिए हैलोजन फैमिली जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं और ऑक्सीजन फैमिली उनके सामने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो वो +2, +4 और +6 शो करेंगे। तो इसीलिए मैं इन ग्रुप के मेंबर्स का सिंबल ई ले लिया हूं और मैंने अभी अभी बताया कि या तो +2 शो करेंगे, या तो +4 शो करेंगे, या तो +6 शो करेंगे। आपको पता है कि हैलोजन 17th या 7th ए ग्रुप का मेंबर है, मतलब उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उनको एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसीलिए हैलोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो करेगा। अगर हम इसको अगर क्रॉस कर दें तो यहां क्रॉस करने पर जो चार्ज को क्रॉस कर दें तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो बनेगा स्टूडेंट आपका EX2, मतलब डाई हैलाइड। अगर क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा आपका EX4, मतलब टेट्रा हैलाइड। और आपका इसको क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा EX6, मतलब आपका हेक्सा हैलाइड। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड और हेक्सा हैलाइड बनाते हैं। डाई हैलाइड का फॉर्मूला EX2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टेट्रा हैलाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला EX4 और हेक्सा हैलाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका EX6। ऑक्सीजन कभी भी +4 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2d वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 2d वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने के कारण से +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, इसीलिए ऑक्सीजन कभी भी टेट्रा हैलाइड और हेक्सा हैलाइड नहीं बनाता है। अब इसमें आ जाओ स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर बॉन्ड पेयर देखूं, लोन पेयर देखूं, शेप देखूं, हाइब्रिडेशन देखूं और शेप देखूं, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें क्या क्या होगा। अगर मैं इंट्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचा कितना? 4 का पेयर बनाओ तो कितना होगा? 2, मतलब लोन पेयर हो गया 2। हाइब्रिडेशन क्या होगा? दोनों को जोड़कर उतना ही ऑर्बिटल को ले लो, तो ये हो गया हाइब्रिडेशन आपका sp3। और शेप के बारे में बात करोगे तो एंगुलर हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा या बेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ स्टूडेंट टेट्रा हैलाइड में, ध्यान से सुनिएगा। टेट्रा हैलाइड में आपको बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है? 4। बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है स्टूडेंट? 4। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड पेयर में सामने लिख रहा हूं, बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है? 4। अब लोन पेयर निकालना है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, 4 दे दिया तो बचा 2, पेयर कितना हुआ? 1। तो लोन पेयर दिख रहा है 1। टोटल जोड़ो कितना आ रहा है? 5। तो इसका बॉन्ड पेयर लोन पेयर जोड़ने पर आपको आ रहा है 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही ऑर्बिटल लेके मिक्स कर दो। 5 ऑर्बिटल चाहिए, तो S से तो एक ही ऑर्बिटल मिलेगा, P से तो 3 ही ऑर्बिटल मिलेगा, 4 हुआ। और एक ऑर्बिटल हमको D का लेना होगा, मिक्स कर देना होगा एनर्जी को बराबर करने के लिए। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d। और स्टूडेंट अगर इसका शेप क्या होगा तो शेप आपका टेट्राहेड्रल नहीं होगा, इररेगुलर टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन है। और इररेगुलर टेट्राहेड्रल को ही हम लोग कहते हैं सीसॉ, मतलब झूला जैसा स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब आ जाओ स्टूडेंट EX6 में, हेक्सा हैलाइड में आ जाओ। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 6। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक भी नहीं बचा, मतलब लोन पेयर हो गया 0। बॉन्ड पेयर लोन पेयर को जोड़ने पर कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रहते कहां है? ऑर्बिटल में। तो जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने लिया उतना ही ऑर्बिटल को लेके मिक्स कर दो। S से तो एक ही मिलेगा, P से 3 मिलेगा, अभी तक 4 ही हुआ, चाहिए 6 था, इसका मतलब 2 हमको D से लेना पड़ेगा। तो हाइब्रिडेशन हो गया आपका sp3d2। और अगर शेप के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट तो इसका शेप जो होगा वो होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। तो कहने का मतलब कि इस ग्रुप के मेंबर जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड और हेक्सा हैलाइड बनाते हैं। इनका बॉन्ड पेयर लोन पेयर हाइब्रिडेशन और शेप ये रहा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर हाइब्रिडेशन और शेप ये रहा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर हाइब्रिडेशन और शेप ये रहा स्टूडेंट। अब इसमें कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो हम लोग को दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हैलाइट्स में। पहला क्वेश्चन देखो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको दिया हुआ है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड, और यहां पर भी आपको दिया हुआ है स्टूडेंट टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड, और ये आपको दिया हुआ है टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड। तो अब इन तीनों में आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। अब आप ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखिए, आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहां पर किसका है, यही पूछा गया। अब पहले तो आप ये देखो कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन आपको दिख रहा है फ्लोरीन, सभी में फ्लोरीन मौजूद है। फ्लोरीन एटम का साइज क्या है, छोटा है। तो ये छोटे साइज का फ्लोरीन किसके साथ जुड़ना चाहेगा, खुद छोटे साइज का फ्लोरीन छोटे साइज के एलिमेंट के साथ ही जुड़ना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में साइज डिफरेंस जितना कम होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा, और बॉन्ड जितना स्ट्रांग बनेगा मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो आप देखो स्टूडेंट, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम में सबसे छोटा साइज किसका है, सल्फर का। इसका मतलब सल्फर और फ्लोरीन के बीच में यहां बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा, और इसीलिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड का, और सबसे कम आपका टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड होगा। आप क्या बोलेंगे, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों है? क्योंकि इसमें टेल्यूरियम और फ्लोरीन के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इसीलिए स्टेबिलिटी कम है। इन दोनों की तुलना में सल्फर और फ्लोरीन के बीच में साइज डिफरेंस कम है, बॉन्ड स्ट्रांग बना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या कहता है क्वेश्चन, वाटर के साथ रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। सही बात है। कहता है कि भाई सल्फर फ्लोरीन के साथ जुड़कर टेट्राफ्लोराइड भी बनाता है, हेक्साफ्लोराइड भी बनाता है। सल्फर टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, मतलब सल्फर टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस होता है, लेकिन सल्फर हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, सल्फर मैक्सिमम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, +6। मतलब सल्फर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता था, 6 इलेक्ट्रॉन को। सल्फर जब फ्लोरीन के साथ जुड़ा तो वो कितना इलेक्ट्रॉन दे चुका है, 6 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अपने सराउंडिंग में ऑलरेडी वो 6 इलेक्ट्रॉन को देकर 6 एटम को जोड़ चुका है। क्या अब सल्फर के पास कोई वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है? अब बात आएगा सर वैलेंस सेल में नहीं है तो इनर सेल से निकाल के दे दीजिए। नो माय डियर स्टूडेंट, सल्फर अपने ग्रुप में ऊपर है, साइज उसका छोटा ही है, इसीलिए इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस पकड़ के रखा हुआ है, बच गया आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस सेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए सल्फर किसी दूसरे के साथ 6 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है, अपने सराउंडिंग में 6 एलिमेंट को ही जोड़ सकता है, मतलब अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रख सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने क्या बताया था कि सराउंडिंग में कितने एटम है वही। सिंस सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर अपना मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, मतलब मैक्सिमम 6 एलिमेंट को वो जोड़ चुका है, अपने वैलेंस सेल का सारा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर चुका है। अब उसके पास शेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब अब अपने सराउंडिंग में और एलिमेंट को 6 से ज्यादा एलिमेंट को नहीं जोड़ सकता है। इन सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर अब एक्सटेंड नहीं कर सकता है, नहीं बढ़ा सकता है, इसीलिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। सल्फर टेट्राफ्लोराइड में सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है? सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। क्या सल्फर अपना सारा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया? नहीं, सारा इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं किया स्टूडेंट, सारा इलेक्ट्रॉन को अभी लूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी तो वो 4 से शेयर किया है, मतलब अभी भी वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं जिसको ये शेयर कर सकता है या लूज कर सकता है। इसका मतलब सल्फर टेट्राफ्लोराइड में सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वो अभी अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को और बढ़ा सकता है, इसीलिए सल्फर टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस होता है। लेकिन सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर अपना मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, इसीलिए वो अपना अब कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसीलिए हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। सिंपल, कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सटेंड कर सकता है, इसीलिए हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन होगा। सल्फर अपना मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, इसीलिए अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को अब नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। हाँ जी, तो अब कैसे होगा हाइड्रोलाइसिस, आओ देखते हैं। सल्फर इस फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 4 इलेक्ट्रॉन।
अब किसके साथ रिएक्ट करना चाहता है? वाटर के साथ। सेंट्रल एलिमेंट कौन है? ये यहां पर ऑक्सीजन है, मतलब यहां पर सल्फर फ्लोरीन को हटा के ऑक्सीजन के साथ जुड़ना चाहता है। फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैसा ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को भी देना होगा, लेकिन ऑक्सीजन कहता है कि हम एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ऑक्सीजन का यहां 2 एटम लेना पड़ेगा, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब बड़ा आसान हो गया, ये 4 अगर यहां से हाइड्रोजन, यहां से सॉरी फ्लोरीन हटेगा और यहां से हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि रिएक्शन सेंट्रल एलिमेंट के बीच में हो रहा है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है, तो बच गया टर्मिनल एलिमेंट फ्लोरीन, बच गया टर्मिनल एलिमेंट हाइड्रोजन। तो ये 4 हाइड्रोजन एटम और ये 4 फ्लोरीन का एटम आपस में रिएक्ट करके 4 हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाएगा। अब यहां से बचा एक सल्फर, ये मैंने एक सल्फर लिखा, यहां से बचा 2 ऑक्सीजन, ये मैंने 2 ऑक्सीजन लिखा, और यहां पे SO2 बना दिया। रिएक्शन को बहुत इजी वे में लॉजिकली मैंने आपको स्टैंड के समझा दिया। देखो मैंने क्या किया, सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन को दे चुका था? 4। इसलिए अब इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके साथ जुड़ने के लिए भी वो पहले 4 इलेक्ट्रॉन को दिया, लेकिन एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 2 ऑक्सीजन का एटम लेना पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। सल्फर ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, सेंट्रल एलिमेंट के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो टर्मिनल एलिमेंट को निकाल के बाहर कर दो, तो टर्मिनल एलिमेंट यही दोनों है, इसीलिए मैंने HF को निकाल के बाहर कर दिया, और जब ये आपस में रिएक्ट किया तो SO2 बना दिया। अपना कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सटेंड कर सकता था, बढ़ा सकता था, इसीलिए हाइड्रोलाइसिस हुआ। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ा नहीं सकता था, इसीलिए इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ और कोई प्रोडक्ट आपका नहीं बना। और यहां पर इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि साइज डिफरेंस बहुत कम है, इसीलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, साइज डिफरेंस ज्यादा है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी कम है। तो उम्मीद करता हूं रिएक्शन विद हैलोजन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थर्ड केस डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मतलब इस ग्रुप में रहने वाले जो एलिमेंट हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सारे के सारे आपके जो हैं अब ऑक्सीजन के साथ ही खुद रिएक्ट करेंगे, अब ऑक्साइड बनाएंगे। तो आइए केस नंबर 3 भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट केस हम लोग डिस्कस करते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हो गया, रिएक्शन विद हैलोजन हो गया, अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखते हैं। मतलब इस ग्रुप में रहने वाले जो भी एलिमेंट हैं, अब वो खुद ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -2, +2, +4 और +6 शो करता है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस ग्रुप में 16 ग्रुप में ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन के तुलना में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होने के कारण से ऑक्सीजन के सामने वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगेंगे, इसीलिए सभी एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। तो मान लेते हैं कि वो एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया होगा, या तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया होगा, या तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया होगा। और आप जानते हैं स्टूडेंट कि ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 ही शो करेगा। या फिर कह सकते हैं कि सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए इनके साथ जुड़ने पर, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम के साथ जुड़ने पर ऑक्सीजन इनसे इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, गेन कर लेता है, और इसीलिए ऑक्सीजन इनके सामने नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और कौन सा शो करेगा? -2। तो चलिए स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए, क्रॉस कर दीजिए। तो जब इसको आप क्रॉस करेंगे स्टूडेंट, तो ये बन के आ जाएगा E2O2, और यहां से अगर हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये बन के आ जाएगा कुछ इस तरीके का, दैट इज EO, या हम कह सकते हैं कि ये डाई ऑक्साइड बनाया। अच्छा, इसको क्रॉस करेंगे आप तो यहां से बन के आएगा स्टूडेंट, यहां क्रॉस करेंगे तो E2 और O4। अच्छा, यहां से क्रॉस करेंगे तो क्या बन के आएगा? E2 और O6। अच्छा, कॉमन अगर निकाल लेंगे स्टूडेंट, कॉमन निकालने के बाद अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? E2O3। कॉमन निकालने के बाद अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? EO2। अच्छा, इसको क्रॉस करने पर यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, अगर कॉमन निकालेंगे तो यहां भी क्या बनेगा? EO। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि 16 ग्रुप के मेंबर या 6 ग्रुप के मेंबर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो ट्राई ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड और आपका मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए ना, एक ऑक्सीजन है तो मोनो ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्साइड, और 3 ऑक्सीजन है तो ट्राई ऑक्साइड। तो कहने का मतलब इसी ग्रुप के मेंबर 16th या 6th एक ग्रुप के मेंबर जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो मोनो ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, हैविंग द फॉर्मूला EO
EO2 एंड E2O3 रेस्पेक्टिवली। और अब आते हैं स्टूडेंट हम लोग तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि इस E के जगह पर मैं सल्फर को पुट कर रहा हूं। सल्फर को पुट करूंगा इस E के जगह पर, तो ये होगा आपका सल्फर मोनोऑक्साइड, ये बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और ये बनेगा स्टूडेंट आपका कॉमन निकाल के बनाए हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप ऐसा कर दो कि मान लो कि एक जगह आपने लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। आपने क्या किया, जो मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड बना था उसमें आपने क्या किया स्टूडेंट कि आपने यहां पर सल्फर को पुट किया, और सल्फर को पुट किया तो मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड आपका बना। यहां पर जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा अगर आपको, तो देखिए मैंने यहां पर क्या बताया कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट +6 शो किया और ये -2 शो किया था, तो क्रॉस करके लाए थे तो E2O6 हुआ स्टूडेंट। और अगर 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये EO3 बनेगा, इसीलिए मैं यहां पर EO3 ही लिखा हूं, E2O3 नहीं होगा, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखना। चलो अब मैं क्या किया, इस E के जगह पर मैंने सल्फर पुट कर दिया। अब सल्फर पुट किया तो मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताओ इसमें एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका है। तो याद करें स्टूडेंट, एसिडिक नेचर का डेफिनेशन क्या आप लोग जानते हैं, जो टूट के H+ देगा। H+ है क्या, हाइड्रोजन है क्या, जो H+ देगा। तो ये डेफिनेशन, अब सिर्फ यही डेफिनेशन मत याद रखो, आपको डेफिनेशन क्या याद रखना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। अब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी कैसे मालूम चलेगा, उसके ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। सल्फर का तुमको निकालना है तो X मान लो, ऑक्सीजन का होता है -2, तो X -2 हो गया। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। तो कितना चार्ज आ रहा है आपका सल्फर के ऊपर, +2। यहां पर सल्फर का क्या मान लें, X, ऑक्सीजन के ऊपर -2, -2 × 2 कितना हो गया, -4। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। X बराबर क्या आएगा स्टूडेंट आपका, +4। यहां देख लो सल्फर के ऊपर क्या मान के चलना है, आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट X। उसी का क्यों निकाल रहे हैं, सेंट्रल एलिमेंट वही है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2, -2 × 3 क्या होगा, -6। कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, X बराबर +6। मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 6 इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी भी किसको रहा होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड को। और इसीलिए सिंस इसको इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी इसको ज्यादा है, इसीलिए इसके तुलना में ये ज्यादा एसिडिक, और सबसे कम एसिडिक ये होगा। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था इसीलिए बन गया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो SO2, SeO2 और TeO2, मतलब पहले क्या था, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड में कंपैरिजन था। क्वेश्चन को मैंने बदल दिया, सब डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब बताओ इसमें कंफ्यूजन क्या आएगा, कंफ्यूजन ये आएगा कि यहां भी आप कैलकुलेट करेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहां भी कैलकुलेट करेंगे तो +4, और यहां भी कैलकुलेट करेंगे तो टेल्यूरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इस तरीके से निकाल के देखो, यही आएगा। अब सभी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम दिख रहा है, मतलब सभी के ऊपर ऐसा देखने में लग रहा है कि सभी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सेम है। इसका मतलब सभी में एसिडिक नेचर भी सेम होगा। नहीं स्टूडेंट, यही तो मेन क्वेश्चन है, यही तो आपका एग्जामिनर आपको चेक करता है कि आपको सिर्फ बेसिक ही नॉलेज है कि आपको डेप्थ में पढ़े भी हैं। तो देखो ध्यान से, जिसका साइज छोटा होगा उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज अगर रख रहा है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, अगर नेगेटिव चार्ज रख रहा है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसका साइज छोटा होगा उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम में सबसे छोटा साइज किसका है, सल्फर का। तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। इसी को मैं एक और तरीके से समझाता हूं, समझ जाओगे। देखो सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम के कंपैरिजन में सल्फर का साइज छोटा है। अब सल्फर का साइज छोटा है तो इसका मतलब सल्फर और ऑक्सीजन पास पास में होगा। सल्फर से नीचे गए तो सेलेनियम का साइज बढ़ा, तो सल्फर ऑक्सीजन के बीच का दूरी बढ़ गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट साइज जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ते चला जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है यार, सर्कल का साइज बढ़ते चला जाएगा, डायमीटर बढ़ते चला जाएगा, एटम का साइज बढ़ते चला जाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा। फिर सल्फर सेलेनियम से जब हम टेल्यूरियम तक गए तो टेल्यूरियम का साइज बढ़ गया, इसका मतलब बॉन्ड का लंबाई और बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगा।
सिंस ऑक्सीजन सल्फर के बहुत नजदीक है, इसीलिए ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। डिस्टेंस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन टेल्यूरियम और कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करो ना, सब समझ में आ जाएगा। टेल्यूरियम और ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और इसीलिए ऑक्सीजन का इस टेल्यूरियम से इलेक्ट्रॉन पुल करने का टेंडेंसी कम, और इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगा। तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी ज्यादा, इसीलिए एसिडिक नेचर ज्यादा। और एग्जाम में तो इतना थोड़ी दिमाग में तुम्हारे आएगा, सीधा याद रखना, जिसका साइज छोटा होगा उसके ऊपर रहने वाला चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब बता रहा है डेफिशिएंसी को, कमी को। तो सिंस पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए एसिडिक नेचर ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा है, एसिडिक नेचर अब इसका ज्यादा है, और सबसे कम इसका है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये मैंने लिया सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, और ये मैंने लिया आपका टेल्यूरियम ट्राइऑक्साइड। और हमसे पूछा गया कि भाई अब इसमें एसिडिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो सेंट्रल एलिमेंट यहां सल्फर, यहां सेलेनियम, यहां टेल्यूरियम, इसीलिए यहां ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे तो +6, यहां भी निकालेंगे तो +6, और यहां भी निकालेंगे तो +6। अब यहां पर समझने वाली बात है कि भाई आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी चेक कर रहे थे। तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सबके ऊपर सेम है, तो क्या पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी भी सबके ऊपर सेम है? नहीं माय डियर स्टूडेंट, सल्फर का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी ज्यादा है, इसीलिए एसिडिक नेचर ज्यादा है। टेल्यूरियम के कंपैरिजन में सेलेनियम का साइज छोटा है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए इसके तुलना में एसिडिक नेचर इसका ज्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड समझकर आपने यहां पर इनके क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट मैं अपनी तरफ से और आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। ये जो SO2 है और SO3 है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट आप समझ लीजिए। बताने के लिए स्टूडेंट को अभी बहुत कुछ है, बट थोड़ा सा टाइम का कमी है, इसीलिए मैं उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। सिलेबस का एक लिमिटेशन होता है, 12th में इतना ही पढ़ना स्टूडेंट, लेकिन चैप्टर कभी खत्म नहीं होता है। चैप्टर को जितना डेप्थ में जाएंगे उतना पॉइंट मैं इस मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड में आपको बता सकता हूं, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबिलिटी है, जितना रिक्वायरमेंट है, मैं उतना बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, मैंने यहां पर ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड और मैंने यहां पर ले लिया सल्फर ट्राइऑक्साइड, और मुझसे पूछा गया कि भाई इनका आप बॉन्ड पेयर बताओ, आप इसका लोन पेयर बताओ, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आप इसका शेप बताओ, और साथ ही साथ आप इसका स्ट्रक्चर भी बना के बताओ। स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, है ना? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था, बॉन्ड पेयर जब देखना तो नंबर को जरूर देखना, लेकिन रुक जाना, अगर वो डबल बॉन्ड बनाए हुए है तो सिर्फ वहां सिग्मा बॉन्ड को देखना। बॉन्ड पेयर का मतलब आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है। एक ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है माय डियर स्टूडेंट, तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाया होगा। 4 में अगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड यहां का सिग्मा और एक बॉन्ड यहां का सिग्मा, तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो बॉन्ड पेयर इसमें कितना हुआ स्टूडेंट? 2, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 2। अब सल्फर अपने वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 ही इलेक्ट्रॉन ना, तो पेयर कितना हो जाएगा? 1। अब 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन का पेयर हुआ? 3 पेयर हुआ। तो तुमको ऑर्बिटल भी कितना चाहिए? 3 ही चाहिए। तो 3 ऑर्बिटल के लिए पहले किसके पास जाओगे? S के पास, फिर किसके पास जाओगे? P के पास। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का जो शेप होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका बेंट या V शेप, और V शेप आपको बनाने आता होगा। सेंट्रल एलिमेंट कौन है? सल्फर। ये देखिए मैंने यहां पर सल्फर बना दिया। कहां बना? यहां बना दो। तो ये मैंने यहां पर सल्फर बना दिया, ये सल्फर बना दिया। अब कौन जुड़ा हुआ है टर्मिनल एलिमेंट? ऑक्सीजन। तो ये मैंने यहां पे ऑक्सीजन बना दिया। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल बॉन्ड यहां बना लिया, डबल बॉन्ड यहां बना लिया। सल्फर के वैलेंस शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, बचा आपका एक ही लोन पेयर बचा आपका। तो एक लोन पेयर को ऐसे दिखा दो, 180 डिग्री एंगल पर दिखाओ, ताकि इसके बीच रिपल्सन कम रहे। तो V जैसा दिख रहा है, बेल्ट दिख रहा है, एंगुलर दिख रहा है, तो यही इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आ जाओ स्टूडेंट, इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं, इस SO3 के बारे में बात कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड।
3 ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बना लिया। तो 6 बॉन्ड जो बनाया उसमें से सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 3। इसीलिए यहां पर जो बॉन्ड पेयर होगा स्टूडेंट, यहां जो बॉन्ड पेयर होगा वो बॉन्ड पेयर हो गया 3। ठीक है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया तो 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना लिया, मतलब सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन सब लूज हो गया। तो सल्फर के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है बैलेंस शेल में, इसीलिए कोई पेयरिंग भी नहीं होगा। इसीलिए लोन पेयर कितना हो जाएगा भाई, लोन पेयर हो जाएगा 0। लोन पेयर हो गया आपका 0। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के कितना इलेक्ट्रॉन का पेयर हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर हुआ। और 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर हुआ स्टूडेंट, तो यहां भी जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या निकल के आएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा आपका sp, 3 इलेक्ट्रॉन की sp2। और sp2 अगर होगा तो यहां भी अगर हम लोग देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया, तो अब हम यहां पर शेप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 3 बॉन्ड पेयर और एक 0 लोन पेयर का जो शेप होगा वो होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अब फिर यहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, सर यहां sp2 था तो आपने शेप पेंट बता दिया, सर यहां sp2 है तो आपने शेप ट्राइगोनल प्लेनर बता दिया, तो हम किसको मानेंगे। तो हम कब बोल रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन देख के शेप कैलकुलेट कर दो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर देख के आपको शेप बताना है। यहां बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर था, इसीलिए इस बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्सन हुआ, इसीलिए रिपल्सन के कारण से शेप में डिस्टॉर्शन हुआ और शेप बेंट आ गया। यहां लोन पेयर नहीं है, इसीलिए लोन पेयर नहीं है, तो इसमें ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन नहीं होगा, इसीलिए शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो ट्रायंगल तो आपको बनाने आता ही होगा। सेंट्रल एलिमेंट कौन है भाई, सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, तो बना दो ना 3 साइड में टर्मिनल एलिमेंट ऑक्सीजन को। तो ये हो गया आपका ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड। और कैसा बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहां डबल बॉन्ड बनाया, यहां डबल बॉन्ड बनाया, यहां डबल बॉन्ड बनाया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा, 120 डिग्री एंगल है, इसलिए प्लेनर कहा गया है। 120 डिग्री एंगल है बॉन्ड बॉन्ड के बीच में, 120 यहां, 120 यहां, 240 और 120 वहां, 360 डिग्री एंगल। तो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये वी शेप। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग यहाँ पर कल से सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे, उसके बाद अगर और कोई कंपाउंड होगा तो उसको डिस्कस करेंगे, और हम लोग का ऑक्सीजन फैमिली भी खत्म हो जाएगा। तो पी ब्लॉक का मैक्सिमम पोर्शन इसके बाद मैं आपको करवा चुका हूं, इस चैप्टर तक में मैक्सिमम चीज करवा चुका हूं। आप इसको रिवीजन करो स्टूडेंट, और कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये चैप्टर 8 मार्क का चैप्टर है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप अच्छे से समझे होंगे और एंजॉय किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। टिल देन, थैंक यू।